फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का हम लोगों ने विषय रखा है पीएम मोदी अदालत के बाहर क्यों बोलते हैं। पीएम मोदी ने जो वैक्सीन नीति की घोषणा की, नई वैक्सीन नीति सो कॉल्ड, उस घोषणा के बारे में कुछ कहना नहीं है अभी। वो जो कुछ कहना था वो हमने फेसबुक पर लिखा है, लेकिन हमारी चिंता यह है कि जब अदालत में वैक्सीन पॉलिसी पर बहस चल रही थी तो नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे के तौर पर जो अटॉर्नी जनरल वहां बहस कर रहे थे, वो जो उन्होंने तर्क दिए, वे सारे के सारे तर्क सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिए। वैक्सीन पॉलिसी को लेके जो हलफनामा पेश किया उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंतोषजनक पाया और कहा कि दोबारा लेके लाओ। यहां तक कि वैक्सीन पॉलिसी पर पुनर्विचार करने और जो वैक्सीन पॉलिसी पहले घोषित की थी उसके बारे में उन्होंने साफ कहा कि यह भेदभावपूर्ण है। अचानक आउट ऑफ द ब्लू नरेंद्र मोदी ने 24 घंटा पहले नई वैक्सीन पॉलिसी की घोषणा की कल। और ये जो वैक्सीन पॉलिसी की घोषणा की गई, इस वैक्सीन पॉलिसी की घोषणा में जो सबसे बुनियादी प्रश्न है वो ये कि नरेंद्र मोदी ने ये वैक्सीन पॉलिसी जो पहले बनाई थी वो बदली क्यों। अगर बदलना ही था तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के पहले क्यों नहीं बदला इसे। सुप्रीम कोर्ट की 31 मई को सुनवाई हुई थी, उसके पहले वो इस पॉलिसी को बदल सकते थे, उनके पास मौका था, लेकिन उन्होंने वैक्सीन पॉलिसी नहीं बदली। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सुझाव दिया, तब भी उन्होंने वैक्सीन पॉलिसी नहीं बदली। दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने, मैं कई फेसबुक लाइव के अपने प्रसारण में ये मसले उठाता रहा हूं, वैक्सीन पॉलिसी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने तो बार बार ये बात कही है, कांग्रेस तो अभी कह रही है कि वैक्सीन पॉलिसी पर पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए और बहस की जाए। मैं तो पिछले कई लाइव प्रसारण में यह बात बार बार इन्फेसिस के साथ कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में इसे डिस्कस ही नहीं किया गया, कैबिनेट में डिस्कस नहीं किया गया। यह एक तरह से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तौर पर वैक्सीन पॉलिसी जारी कर दी गई। नरेंद्र मोदी ने अपनी वैक्सीन पॉलिसी को बीजेपी के अंदर डिस्कस नहीं किया, बीजेपी की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग नहीं हुई। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो सुझाव दिए उस पर उन्होंने अमल नहीं किया और वैक्सीन पॉलिसी नहीं बदली। फिर ऐसा क्या घटा कि नरेंद्र मोदी को अचानक कल इल्हाम हुआ, रामचंद्र जी रात को आए स्वप्न में और उन्होंने कहा कि बेटा वैक्सीन पॉलिसी बदल दो। तो रामचंद्र जी के भक्त ने कहा कि महाराज मैं कल लाइव टेलीकास्ट करूंगा। इसे कहते हैं सरासर कोर्ट के आदेशों के और कोर्ट के अंदर जो चल रहा है उसकी अनदेखी करना, उसको ओवरटेक करना। नरेंद्र मोदी में अगर सामान्य सी लोकतांत्रिक विवेक शक्ति होती और लोकतांत्रिक विवेक होता तो कल की घोषणा में वे डिक्लेयर करते कि हमारी पुरानी पॉलिसी जो मैंने डिक्लेयर की थी वो उसे मैं सस्पेंड करता हूं। क्यों नहीं की वो सस्पेंड? ऐसी क्या खास बात है कि 21 जून से आप लागू करेंगे 18 से लेकर 44 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन फ्री, सारे देश के नागरिकों के लिए वैक्सीन फ्री आप 21 जून से लागू करेंगे? क्या बात है ऐसी? आप तत्काल आपने वैक्सीन के लेके जो नीति जारी की है जिसके नाम पर नीचे लूट खसोट मची हुई है
उसको आपने क्यों नहीं सस्पेंड किया? उसे तत्काल रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 31 तारीख को अपने ऑब्जर्वेशन में साफ कहा कि यह इरेशनल है और यह भेदभावपूर्ण है। जिस नीति के बारे में यह कहा जाए कि यह इरेशनल है और भेदभावपूर्ण है और संवैधानिक जो अधिकार है जनता के, उनका अतिक्रमण है, उस वैक्सीन पॉलिसी को तो 31 तारीख के ऑर्डर के आने के बाद ही सस्पेंड किया जाना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सस्पेंड नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने इवन अपने कल के वक्तव्य में भी इस बात को नोटिस नहीं लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई उनकी पॉलिसी के बारे में कोई ऐसी चीज कही है जो कि गलत है, जो उनकी पॉलिसी में गलत चीज थी वो कही है, तो विनम्रता से स्वीकार करनी चाहिए थी अपनी गलती। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कुछ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं और अपने एग्जीक्यूटिव आदेशों में इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में उनके अलावा कोई शासन नहीं कर रहा। वैक्सीन पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी को वापस भेजा और कहा कि पुनर्विचार करो, 30 जून को लौट के आओ। कौन सी चीज थी जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया? मजेदार बात यह थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही थी, अटॉर्नी जनरल बिल्कुल एकदम अंधभक्त की तरह सरकार के पक्ष की हिमायत कर रहे थे और सरकार जो कह रही थी वो बहुत ही चिंता की बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात रेखांकित की है अपने ऑर्डर में कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21, इसमें जो जनता के अधिकार सुरक्षित सुनिश्चित किए गए हैं, यह वैक्सीन नीति उसका उल्लंघन करती है। और सारा मीडिया वैक्सीन पॉलिसी को लेकर, अधिकांश मीडिया कुछ इस तरह से पेश आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की है वो बहुत कमाल की घोषणा की है। अचानक नरेंद्र मोदी के अंदर गरीबों के प्रति दया ममता निकल आई है। नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, और नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में जब कहा, यह मैं कह रहा हूं तो नरेंद्र मोदी का मतलब अटॉर्नी जनरल ने जो कहा, सरकार जो चाहती है, नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं, उसे ही वह अक्षरशः वहां बोल रहे थे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी जो पुरानी वैक्सीन नीति है वो गरीबों के प्रति अन्याय नहीं करेगी, उनके साथ भेदभाव नहीं करेगी, उनकी उपेक्षा नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को एक सिरे से खारिज किया और कहा कि नहीं, यह भेदभावपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा था, और जब ये 31 मई को ये ऑर्डर आ गया तो 31 मई को ही ये घोषणा आनी चाहिए थी कि पुरानी वैक्सीन पॉलिसी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए स्थगित कर दी है और नई पॉलिसी डिक्लेयर की जाएगी। लेकिन ये तो नहीं किया आपने एक इवेंट बनाया कि अब नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे, और जनता को वे ऐसे संबोधित कर रहे हैं कि जैसे नीचे कुछ घट ही नहीं रहा। नीचे बहुत कुछ घट रहा है, नरेंद्र मोदी की हर नीति को लेकर बहुत कुछ घट रहा है जिसे देखने की जरूरत है। हम में से अधिकतर लोगों की ये आदत बन गई है कि नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं उसे हम सीधे रसगुल्ले की तरह खाते हैं। नीचे जो कुछ घट रहा है उसको हम देखते ही नहीं है। जिन लोगों ने साहस करके वैक्सीन पॉलिसी के खिलाफ पिटीशन दाखिल की, बहस की, वहां वे निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जनता के बहुत बड़े तबके के हितों की रक्षा की।
कौन सी चीज थी पुरानी में, ये जो नई आई है ये तब समझ में आएगी कि पुरानी में क्या चीज गलत थी। मैंने जिस दिन ये पॉलिसी आई थी उस दिन भी लाइव में ये बात कही थी कि ये सबसे बड़ी डिफीट है नरेंद्र मोदी की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि इस वैक्सीन पॉलिसी में दोहरी मूल्य नीति है जो कि गलत है। यह वैक्सीन भेदभावपूर्ण है जो कि गलत है, नागरिकों के प्रति भेदभावपूर्ण है। नरेंद्र मोदी को जो युवा लोग वोट दिए हैं वे युवा लोग सीखें। नरेंद्र मोदी उनके लिए फ्री वैक्सीन नहीं देना चाहते थे। नरेंद्र मोदी ने जो पॉलिसी लागू की है, जो अभी भी लागू है, आज भी अगर कोई व्यक्ति 18 से लेकर 44 साल के बीच की एज का अगर किसी हॉस्पिटल में जाएगा तो उससे पैसा लिया जाएगा, और साधारण पैसा नहीं, 150 रुपए नहीं। अभी 21 जून तक कहीं 950 रुपए, कहीं 1100 रुपए, कहीं 1500 रुपए, जो मन में आएगी लोग अब वसूल कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के। नरेंद्र मोदी से यह पूछा जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी के जो भक्त हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये 18 से 44 साल की उम्र के लोग क्या भारत के नागरिक नहीं है? क्या इनके ऊपर संविधान लागू नहीं होता? वह कौन सी परख नली है जिसके आधार पर नरेंद्र मोदी ने यह तय किया कि 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको तो फ्री वैक्सीन मिलेगी और जो नीचे लोग हैं उन्हें फ्री वैक्सीन नहीं मिलेगी? नरेंद्र मोदी बहुत स्मार्टली पेश आते हैं और ये लगातार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना और उपेक्षा कर रहे हैं, नोटिस नहीं लेते, कोर्ट में जाके कहते नहीं है कि नहीं हमसे गलती हुई। क्या कहा था कोर्ट ने जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की एकदम फटी पड़ी है, सरकार की एकदम फटी पड़ी है? 3 चीजें कोर्ट ने रेखांकित की थी और कहा था कि डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। पहली चीज, पूरी वैक्सीन खरीद की हिस्ट्री, कितनी वैक्सीन खरीदी गई, कहां से खरीदी गई, इसका पूरा डिटेल्स ब्यौरा कोर्ट में पेश करो। नरेंद्र मोदी की हड्डी मुंह लग चुकी है कि हम जो भी एक नीति बनाई है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो फैसले लेगी उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। तुम अपना काम करो, हम अरे तो न्यायपालिका है किसके लिए? अगर कार्यपालिका जनता के अधिकारों पर डाका डाले तो क्या न्यायपालिका चुप रहेगी? वैक्सीन पॉलिसी जनता के अधिकारों पर सीधे डाके जनी थी और इस डाके जनी के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने सही इंटरवीन किया और कहा कि आप डिटेल्स दीजिए, आपने कितनी वैक्सीन खरीदी। दूसरा जो उसने बहुत महत्वपूर्ण रेखांकित करने वाला ऑर्डर दिया वो यह कि वैक्सीन पॉलिसी से संबंधित सारी फाइल और उन पर जितनी भी नोटिंग है और जो भी विभिन्न स्तरों पर निर्णय हुए वो सारे डिटेल्स ऑफ फाइल कोर्ट के सामने पेश किए जाएं। सोचिए सुप्रीम कोर्ट को कितना अविश्वास है अटॉर्नी जनरल के बयानों पर, सरकार के कहने पर। सरकार के वक्तव्य को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और तीसरी चीज जिसको के अटॉर्नी जनरल उनके हाथ के तोते उड़े हुए थे, नरेंद्र मोदी के भी तोते उड़े हुए, वो ये कि जो बजट में आपने 35,000 करोड़ रुपया आवंटित किया था, फ्री वैक्सीनेशन होगा हिंदुस्तान का, उस 35,000 करोड़ रुपए का आप हिसाब दीजिए, उससे आपने वैक्सीन खरीदी क्यों नहीं? और जब 35,000 करोड़ रुपया बजट में स्वीकृत हो चुका है पार्लियामेंट से, तो ये 1800 लेके 44 साल के बीच के लोगों का वैक्सीनेशन फ्री में क्यों नहीं हो सकता? ये 3 महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि नरेंद्र मोदी के पास इसके उत्तर नहीं थे। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बेनकाब हो चुके थे और नरेंद्र मोदी को अगर थोड़ी बहुत भी राजनीतिक निष्ठा और ईमानदारी होती कि एक पॉलिसी जो उनकी सबसे बड़ी पॉलिसी थी, महामारी में सबसे बड़ी पॉलिसी जिसको रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में सामने रखा गया, बाकी जितने भी फैसले हुए इस बीच में वे अभी सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन में नहीं आए, उन्हें हमेशा फर्श के नीचे खिसकाया जाता रहा।
पहला बड़ा फैसला, पॉलिसीगत फैसला जो कि आया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से त्रुटिपूर्ण पाया। और यह अपने आप में नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी डिफीट थी। नरेंद्र मोदी अपनी डिफीट को पब्लिक में एक्सेप्ट करने की बजाय, कोर्ट में एक्सेप्ट करने की बजाय, लगातार रोज सुनवाई हो रही है कोर्ट में। नरेंद्र मोदी एक एफिडेविट देके कोर्ट से कह ही सकते थे कि हुजूर आप जो कह रहे हैं हम पॉलिसी बदल रहे हैं और ये सरकार चाहती है। तो नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की वो कोर्ट में क्यों नहीं एफिडेविट में दाखिल की? क्या दिक्कत थी? कल भी सुनवाई हुई है लेकिन आपने दाखिल नहीं की। जिस विषय पर अदालत में सुनवाई चल रही हो उसमें सरकार अदालत में अपनी सफाई न दे, अपना पक्ष न रखे, अपना नीतिगत बदलाव पेश न करे और सीधे जनता में डिक्लेयर करे। कमाल है। अदालत का इसी तरह सम्मान होगा? अदालत के फैसलों का इसी तरह सम्मान होगा? अदालत के फैसले का सम्मान होना था तो नरेंद्र मोदी को कल अपने अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में यह बात पेश करनी थी जो उन्होंने लाइव टेलीकास्ट में कही कि हुजूर आपके कहे अनुसार हमने नीति बदल ली है। क्या दिक्कत थी इसमें? नरेंद्र मोदी की नाक कट जाती अगर अदालत के सामने जाते तो? जी नहीं, नरेंद्र मोदी का माइंड सेट वो एक तरह से यहां से संचालित होता है कि मैं अदालत की नहीं मानूंगा, अगर अदालत चाहे तो मेरी मान ले, मैं अदालत की नहीं मानूंगा। लेकिन इस बार अदालत अड़ गई और अदालत ने नरेंद्र मोदी की चूलें हिला दी। नरेंद्र मोदी का जो अदालत में दिया गया जो हलफनामा है, जो 31 मई को जो उन्होंने पेश किया, वो हलफनामा कोई भी देख सकता है कि नरेंद्र मोदी की रियल मंशा क्या है। वो सब ऑनलाइन अवेलेबल है। 30 अप्रैल से फैसला, 30 अप्रैल को कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप वैक्सीन के बारे में बताइए। 30 अप्रैल से लेकर नरेंद्र मोदी को कल, यानी इतना लंबा समय लगा इस बात को रिव्यू करके निकालने में। यानी नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कर रहे थे अगर किसी तरह से अदालत में यह मसला पास हो जाए और निकल जाए तो हम सारे देश से वसूली करेंगे। कौन नहीं जानता कि इसमें चंदा नहीं खाया जाएगा। वैक्सीनेशन की जो ड्राइव, 150 रुपए का जो इंजेक्शन जो 1500 में, 1600 में, 1000 में, 950 में बिक रहा है और लगाया जा रहा है, बीजेपी के लोग इसका चंदा नहीं खाएंगे और इसमें उनका कमीशन नहीं होगा। कौन कह सकता है कि वो नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष सामने रखा है जिसको कि नरेंद्र मोदी ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। वो ये जनता के स्वास्थ्य के अधिकार का प्रश्न है। ये जनता के जीवन मरण का सवाल है वैक्सीनेशन। नरेंद्र मोदी की देखिए तर्क प्रणाली, देखिए आरएसएस के लोगों की तर्क प्रणाली, इससे समझ में आएगी आपको। नरेंद्र मोदी ने जो एफिडेविट दी उस एफिडेविट में लिखा कि हमने जो वैक्सीन पॉलिसी डिक्लेयर की है उसका अंडर प्रिविलेज लोगों पर कोई असर नहीं होगा। और दूसरी झूठ बात यह भी लिखी कि सभी राज्यों ने वैक्सीनेशन नीति घोषित कर दी। अरे राज्यों का काम नहीं है वैक्सीनेशन नीति घोषित करना, यह केंद्र का काम है। राज्य एग्जीक्यूट करेंगे, उसे लागू करेंगे। केंद्र अपनी तरफ से अदालत में कह रहा है कि
गरीबों पर कोई असर नहीं होगा इसका। कमाल है। 18 से लेके 44 साल के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान में बहुत अमीर लोग हैं। पिछले एक साल में तकरीबन 40 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। खाने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए मिनिमम राशन नहीं है घर में। नरेंद्र मोदी ने जो कल बोला कि अभी दीपावली तक राशन भी दिया जाएगा फ्री में, क्यों बोला? क्योंकि एक पिटीशन लगी हुई है, कोर्ट में बाकायदा कहा गया है कि फ्री राशन की सुविधा जैसे कि पिछले लॉकडाउन के समय जारी की गई थी वो कंटिन्यू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन उसमें दिए थे। नरेंद्र मोदी तो जारी करने के लिए तैयार नहीं थे, अन्यथा अगर जारी करने के लिए तैयार होते तो नरेंद्र मोदी पहले ही कह देते कि यह दीपावली तक जारी रहेगा। दिक्कत क्या थी? लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो डिक्लेयर नहीं किया। नरेंद्र मोदी तो और हल्ला किया। नरेंद्र मोदी ने क्या हल्ला किया? यह जो पुरानी वैक्सीन पॉलिसी जिसमें कि लूट मची हुई है, उसके तहत मीडिया के तहत यह हल्ला मचाया गया, थर्ड वेव आने वाली है, जाओ जल्दी से वैक्सीन लगाओ। मैंने बाकायदा फेसबुक पर लिखा था कि यह फेक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि यह फेक है, सिर्फ इसलिए कि आप जल्दी से जल्दी जाएं, महंगी से महंगी वैक्सीन लगवाएं और कंपनियों को पैसा दें। तो नरेंद्र मोदी आपके दुख सुख का साथी नहीं है, बल्कि पैनिक क्रिएट करके आपके दुख सुख को बढ़ाने वाला है। मेरा मानना यह है कि अभी जब तक 21 जून तक लोगों को वैक्सीन लगाने से बचना चाहिए, जब तक फ्री की वैक्सीन नहीं आए लोग वैक्सीन न लगवाएं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो वैक्सीन पॉलिसी को सस्पेंड करे या नीचे प्राइवेट हॉस्पिटल से कहे और दूसरी जगह कहे कि नहीं हम फ्री में वैक्सीन भिजवा रहे हैं, आप लगाइए। तो आप वैक्सीन पॉलिसी बदलने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए डेट दे रहे हैं 21 जून, और नोटबंदी की घोषणा करने के लिए आप सिर्फ 10-12 घंटे देते हैं। जनता के हित के लिए आपको अभी लूट के लिए और टाइम चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने खुलेआम कहा कि हम प्राइवेट कंपनियों को इंसेंटिव देना चाहते हैं। जनता के लिए बांस, जनता जो है 1000 रुपया दे और वैक्सीन लगवाए, और प्राइवेट कंपनियां 1000 रुपया लूटें और वैक्सीन लगाएं। प्राइवेट कंपनियों के लिए इंसेंटिव और जनता के लिए बांस कि जाओ पैसा दो और लगवाओ। जिस जनता ने आपको वोट दिया उस जनता को बदले में आपने ये खैरात दी। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का 31 मई का ऑर्डर ना आता और वह वैक्सीनेशन के लिए रिव्यू के लिए, वैक्सीन पॉलिसी के रिव्यू के लिए वो नहीं कहते, नरेंद्र मोदी अपनी वैक्सीन पॉलिसी नहीं बदलते। एक और चीज है, बहुत मजेदार चीज है। सुप्रीम कोर्ट में जब 31 तारीख को सुनवाई हो रही थी तो उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह बात पूछी केंद्र से कि वो जरा यह भी तहकीकात करके बताएं कि यूरोप के और दुनिया के विभिन्न देशों में जिन कंपनियों की वैक्सीन आप यहां पर बेच रहे हैं, वितरित कर रहे हैं, उनका दाम क्या है वहां। अटॉर्नी जनरल बोल नहीं पाए कि वहां दाम क्या है, जबकि आजकल हालत यह है कि आप मोबाइल में क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सी वैक्सीन किस दाम पर अमेरिका में मिलती है। जजों ने अनौपचारिक तौर पर वहां टिप्पणी की, कहा कि जो वैक्सीन भारत में लगाई जा रही है वह अमेरिका में और यूरोप में भारत से भी ज्यादा सस्ती दर पर बेची जा रही है। भारत कितना अमीर हो गया है नरेंद्र मोदी के शासन में कि अमेरिका में जो वैक्सीन सस्ती मिल रही है वही वैक्सीन हिंदुस्तान में महंगी मिल रही है और लगाई जा रही है। और यह बात और किसी ने पिन पॉइंट नहीं की, स्वयं जजों ने अनौपचारिक डिस्कशन में टिप्पणी में यह बात कही। तो नरेंद्र मोदी ने जो कल घोषणा की वैक्सीन के नए रूप की,
वो घोषणा इसलिए नहीं आई कि नरेंद्र मोदी का अचानक हृदय परिवर्तन हो गया, अचानक गरीबों के प्रति प्रेम पैदा हो गया। नरेंद्र मोदी के दिल में गरीबों के प्रति कोई प्रेम नहीं है, बल्कि घनघोर नफरत भरी हुई है। गरीबों के प्रति प्रेम होता तो नरेंद्र मोदी डे वन को से ही कहते कि कुछ भी हो वैक्सीन फ्री मिलेगी। ये जो कल जो बयान आया था, ये बयान मार्च 2020 में आना चाहिए था कि वैक्सीन फ्री मिलेगी, लेकिन आपने नहीं किया। नरेंद्र मोदी के गरीब विरोधी दृष्टिकोण का एक और नमूना बता रहा हूं मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये जो बच्चे अनाथ हो गए कोरोना के काल में, जिनके किसी का एक परिवार का यानी मां मर गई है या किसी का पिता मर गया है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके के दोनों बच्चे मर गए, ऐसे करीब 30,000 बच्चे हैं जो कि अनाथ हो गए। अभी तक का जो डाटा है 6 जून तक का, अगर 30,000 बच्चे अनाथ हो गए हैं किसी न किसी रूप में, और ये डाटा कब से है? मार्च 2020 से लेके अब तक का। नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह ही अपने यह घोषणा की कि जो बच्चे अनाथ हो गए उनकी केयर के लिए, देखभाल के लिए एक स्कीम बनाई गई है और उसके स्कीम के तहत उनकी मदद की जाएगी। उस स्कीम के तहत ही एक उसी से मिलती जुलती स्कीम यूपी गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर कर दी। उसके पहले केरल की सरकार डिक्लेयर कर चुकी थी, उसके पहले जो है दिल्ली की सरकार भी डिक्लेयर कर चुकी थी। मेरा सिर्फ कहना यह है कि नरेंद्र मोदी को जब केंद्रीय स्तर पर यह निर्णय लेना था तो यह स्कीम मार्च 2020 में क्यों नहीं डिक्लेयर की गई कि इस कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हो जाएंगे उनकी देखभाल सरकार करेगी। कल जब सुप्रीम कोर्ट में पूछा जजों ने कि अनाथ बच्चों के केयर वाले मसले पर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा हुजूर अभी डिटेल्स वर्कआउट किए जा रहे हैं। अब आप सोचिए, तबाही मची हुई है मार्च 2020 से 2021 के जून आ गया, अभी तक पीएम मोदी डिटेल्स वर्कआउट नहीं कर पाए। कौन बच्चे हैं ये गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं। इस ठोस सत्य के बावजूद और इस आंकड़े के बावजूद अगर आप ये कहेंगे और आप ये प्रचार करेंगे कि नरेंद्र मोदी गरीबों के पक्षधर है, तो मैं तो आपको प्रणाम करूंगा और आपकी बुद्धि पर मुझे तरस आएगा। नरेंद्र मोदी के कोर कोर में गरीब विरोधी घृणा भरी हुई है। अन्यथा तो ये बच्चों की केयर का पीएम केयर फंड में पैसा पहले से था, पैसा की जरूरत नहीं थी, पैसा बहुत था, लेकिन पॉलिसी डिक्लेयर नहीं की। क्यों नहीं की? मार्च 2020 से पॉलिसी डिक्लेयर क्यों नहीं की? बच्चे तो अनाथ मार्च 2020 से हो रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि मार्च 2020 से जो बच्चे अनाथ होकर दर दर भटक रहे हैं, उनमें स्कूल से उनके नाम कट गए, वो भूखे मर रहे हैं, उनमें से अनेक बच्चे मर भी जा सकते हैं। लेकिन पिछले 1 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार या बीजेपी की सरकारें जागी नहीं। आरएसएस के लोगों के अंदर भी कोई प्रेम, वे बच्चों को हिंदू बनाना चाहते हैं। ये 30,000 जो बच्चे थे ये हिंदू ही थे। तो आपका अनाथ हिंदू बच्चों से भी कोई प्रेम नहीं है, उनकी रक्षा के लिए भी आपके पास में, मोहन भागवत के पास में एक शब्द नहीं है कि जाके बोलें पीएम से कि अरे कम से कम इन अनाथ बच्चों के लिए तो पॉलिसी डिक्लेयर कर दो। मनमानी घर जाने की इंतहा होती है ये। चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो अचानक अब पीएम केयर फंड की से भी बच्चों की देखभाल के लिए घोषणा हो गई, यूपी से भी घोषणा हो गई, उसके पहले जब आ रहा था तो केरल से भी घोषणा आ गई। ये क्या हो रहा है? ये कैसी सरकारें आ गई हैं जिनको नीतिगत फैसले लेने में 1-1 साल से अधिक समय लगता है?
आंखों के सामने लोग मर रहे हैं, लोग अनाथ हो रहे हैं, लेकिन सरकार फैसले नहीं ले रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन ओपिनियन अपनी नहीं दे रहा है कि ये क्या हो रहा है नीचे। बाल अधिकार आयोग अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा है क्या हो रहा है नीचे। और जो बाल अधिकारों के लिए लड़ने वाले चैंपियन है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, उनका तो बयान ही नहीं देखा गया इस बीच में। आज जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया बच्चों के बारे में, खासतौर अनाथ बच्चों के बारे में, वो ऑर्डर भी अपने आप में बहुत कंप्लीट ऑर्डर नहीं है। एक अब लास्ट में एक अन्य बड़े पहलू की तरफ मैं आपका ध्यान खींच के इस बातचीत को मैं समाप्त करूंगा। वो बड़ा पहलू क्या है? सुप्रीम कोर्ट, जो जहां से मैंने शुरू की थी, नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट को नोटिस नहीं लेते और नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर 2020 को यह ऑर्डर दिया था कि जनता त्योहारों से महत्वपूर्ण है जनता के जीवन की सुरक्षा। आप याद कीजिए, उस समय ये जो बंगाल में पटाखे छोड़े जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसको कि नरेंद्र मोदी ने इस बार बंगाल के चुनाव में, इलेक्शन रैलीज में बार बार उठाया कि हिंदुओं का तो बंगाल में कितना अपमान हो रहा है कि हिंदू अपना जो है ना दुर्गा पूजा भी नहीं मना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि त्योहारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है आम जनता के जीवन की सुरक्षा। और उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर को इंडोर्स किया था और कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर को इन टोटो ममता सरकार ने इंप्लीमेंट किया नीचे। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया कि त्योहार महत्वपूर्ण नहीं है, कोविड से जनता के जीवन की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, तो सवाल यह है कि देश के बाकी हिस्सों में क्या 30 त्योहारों पर बीजेपी की सरकारों ने और दिल्ली में केंद्र की सरकार ने प्रिकॉशन लिए, इस ऑर्डर का पालन किया? जी नहीं किया। आपने दिवाली मनाई, आपने दुर्गा पूजा मनाई, आपने काली पूजा मनाई, आपने अर्ध कुंभ मनाया, आपने कुंभ मनाया और आपने उसके बाद दूसरी वेव को सेलिब्रेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया था कि नहीं, प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए, सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का तो कम से कम पूरे देश में सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। केंद्र सरकार ने पालन किया? नहीं किया। केंद्र सरकार बियॉन्ड कोर्ट, बीजेपी की सरकार बियॉन्ड कोर्ट। उत्तराखंड की सरकार कुंभ करेगी, योगी सरकार अर्ध कुंभ करेगी, दिल्ली से कुंभ के लिए मोबिलाइजेशन के लिए लोग जाएंगे और जो संत महंत और जो अखाड़े राम मंदिर आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे और आंदोलन के मोबिलाइजेशन में जुड़े हुए थे, वे सारे के सारे अखाड़े कुंभ के आयोजन में भी जुड़े हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठेंगे पर। तो आपने दुर्गा पूजा पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना, काली पूजा में नहीं माना, आपने दीपावली पर नहीं माना, आपने कुंभ अर्ध कुंभ में नहीं माना, और आप अभी भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। मोदी का जो टोटल रवैया है, जो कल जो उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया, उसे कैसे आप फॉर्मुलेट करेंगे? मोदी का टोटल रवैया यह है कि मोदी कभी दर्शकों पर हमले नहीं करते। टीवी के जो दर्शक हैं उनके कभी मोदी आलोचना नहीं करते। मोदी दर्शकों पर हमले नहीं करते। मोदी के जो दर्शक हैं उनको मोदी कभी
अपना निशाना नहीं बनाते। मोदी सिर्फ उनसे असहमति रखने वालों पर हमले करते हैं, और यही बात उन्होंने कही कि वैक्सीन को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन का कुंभ के स्नान के लिए, वैक्सीन पॉलिसी आपने कुंभ के स्नान के लिए जारी की थी क्या? वो धर्मशास्त्र के नियम के हिसाब से जारी की थी क्या? वैक्सीन की नीति एक पॉलिटिकल डिसीजन है, केंद्र सरकार राजनीतिक डिसीजन है, जो कि जनता के संवैधानिक अधिकारों पर हमले करता है। उस पर पॉलिटिकल रिएक्शन आएंगे, और यह बात हम नहीं कह रहे, यह सुप्रीम कोर्ट के 31 मई के ऑर्डर में यह बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के 31 मई के ऑर्डर में यह साफ कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 इन दोनों के अधिकारों का इस पॉलिसी में अतिक्रमण किया गया है। तो पॉलिटिक्स तो आप कर रहे हैं, दोष किसे दे रहे हैं? जो असहमत हैं आपसे। केरल की सरकार असहमत है, ममता की सरकार असहमत है, और सरकारें भी असहमत हैं, केजरीवाल की सरकार भी असहमत है आपसे। तो जो असहमत है आप उनको टारगेट बना रहे कि आप वैक्सीन को लेकर पॉलिटिक्स न करें। अरे आप वैक्सीन को लेकर सबसे गंदी पॉलिटिक्स तो स्वयं नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है कि जनता से पैसे वसूले जाएंगे। हमारी मांग यह है कि इस बीच में जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है पैसे देके, और ज्यादा पैसे देके लगवाई है, उनके पैसे वापस दिलवाने का काम मोदी सरकार करे। नरेंद्र मोदी के आने के बाद, एक जमाने में था कि डिक्टेटरशिप का एक सत्ता केंद्र होता था। अभी नरेंद्र मोदी के आने के बाद में मजेदार बात यह है कि इंदिरा गांधी थी, वो तो एक डिक्टेटरशिप का एक ही केंद्र था, इंदिरा गांधी। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी के आने के बाद में डिक्टेटरशिप के कई केंद्र हैं। एक केंद्र पीएमओ है, दूसरा केंद्र आरएसएस का मुख्यालय है, तीसरा केंद्र कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो डिक्टेट कर रही हैं। मैंने पिछली बार भी यह बात कही थी, आपने फार्मास्यूटिकल कंपनियों के रहमो करम पर जनता को छोड़ दिया है। मोदी को क्या चाहिए? सिर्फ आस्था, समर्पण। और अगर आप नहीं करते तो आपके खिलाफ हिंसा होगी, अगर हिंसा नहीं हुई तो बाचिक हिंसा होगी, और बाचिक हिंसा भी नहीं हुई तो आपको फेक न्यूज के जरिए अधमरा किया जाएगा। ये 3 मोदी के औजार हैं। और एक चीज आपको सबको माननी होगी, अदालत को भी माननी होगी, हायरार्की, मोदी की टॉप सुप्रीम हायरार्की। मोदी को कोई टच नहीं करेगा। अभी भी मोदी को किसी ने टच नहीं किया है, बच के चल रहा है, सब लोग बच के चल रहे हैं। सो हायरार्की बनी रहे। जी नहीं, आप इस हायरार्की को चुनौती दीजिए। और लास्ट चीज, अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेता है। मोदी ने ऐप को महत्वपूर्ण बना दिया है, ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन को महत्वपूर्ण बना दिया है। पिछली बार सुनवाई के दौरान आधार कार्ड के जरिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा है, हम देखेंगे। हम ये डिमांड करते हैं कि ऐप के साथ में सारी चीजों को, खासतौर पर वैक्सीनेशन के पूरे प्रोग्राम को डीलिंक किया जाए। नरेंद्र मोदी ने जो नई कल्चर पैदा की है वो ये कि अब पूरी की पूरी व्यवस्था ऐप से चल रही है। ऐप के जरिए आपके जीवन को बांध दिया गया, और बांध ही नहीं दिया जाएगा, आपके ऊपर निगरानी हो रही है। और ये निगरानी क्यों हो रही है? जिससे कि आपके लोकतांत्रिक हकों पर हमले किए जा सके, आपकी प्राइवेसी में दखल दिया जा सके। क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा मोदी को बेनकाब किया जाना चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा मोदी की नीतियों की खुलकर आलोचना की जानी चाहिए। अभी भी हमारे दोस्त फेसबुक पर और दूसरे सोशल मीडिया के फोरम पर नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उनकी आलोचना नहीं करते, उनकी आलोचना की जानी चाहिए और वहीं से इसका विकल्प निकलेगा। मोदी का विकल्प यह नहीं है जो सोच रहे हैं लोग। मोदी का विकल्प योगी नहीं है, मोदी का विकल्प मोदी भी नहीं है, मोदी का विकल्प आरएसएस भी नहीं है। आरएसएस, योगी, मोदी ये तीनों नरक कुंड हैं जिन्होंने कि इस देश को नरक में फेंक दिया है। इस नरक कुंड में हिंदुस्तान भारत विभाजन के समय भी नहीं गिरा था, जिस नरक कुंड में नरेंद्र मोदी ने फेंक दिया है। क्यों? क्योंकि सरकार के अंदर अपनी आलोचना सुनने की और अपनी आलोचना को एक्सेप्ट करने की आदत नहीं है। जिस दिन ये सरकार अपनी आलोचना स्वीकार कर लेगी, अपनी गलती स्वीकार कर लेगी, विनम्रता से पेश आएगी, नहीं ये ओवरटेक कर रही है, हर चीज को ओवरटेक कर रही है, कोर्ट को आदेश को, कोर्ट की बहसों को, कोर्ट के तर्कों को, सबको ओवरटेक कर रही है, जनता के अधिकारों को भी ओवरटेक कर रही है। और ये जो ओवरटेक करके जो तेज गति से गाड़ी चल रही है, इसने हिंदुस्तान के साथ में सबसे बड़ी दुर्घटना की है। करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है, हजारों मीडिया कर्मियों की नौकरी चली गई है, करोड़ों जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन मोदी और उनकी पॉपुलैरिटी, मोदी और उनकी हायरार्की और हायरार्की को लेके एक तरह से नमन का भाव, वो अभी ज्यों का त्यों बरकरार है। धिक्कार है हमें, धिक्कार है हमें कि इतनी बड़ी तबाही देख के भी हमारे अंदर गुस्सा पैदा नहीं होता। हमें प्रतिवाद करना चाहिए। मोदी की प्रत्येक नीति जनता के खिलाफ है, मोदी का प्रत्येक कदम जनता के खिलाफ है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मोदी के लोग कैसे, एक एमपी वो वैक्सीन के गोरख धंधे में लगा हुआ है, कोर्ट ने उसे पिन पॉइंट किया है, पॉपुलर एमपी है दिल्ली का। नरेंद्र मोदी जानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि उसको निकाल दें। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कौन कौन लोग नरेंद्र मोदी की पार्टी में, कौन कौन लोग वैक्सीनेशन और वैक्सीन ड्राइव में गोरख धंधे में शामिल हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसी को निकाला नहीं, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। ठीक वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के समय पर जो लोग, बीजेपी के लोग गोरख धंधे में शामिल थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम नरेंद्र मोदी के नीतियों के बारे में खुलकर बहस करें। आप हमेशा बहस से कतराते हैं, इसका नरेंद्र मोदी फायदा उठा रहे हैं। आप बहस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लिखिए, आप कानून की जो वेबसाइट है उन पर जाइए, उनको पढ़िए, वहां से सामग्री लीजिए, कट पेस्ट कीजिए, लगाइए। लिख नहीं सकते तो नकल करके लगाइए। नीचे तबाही मची हुई है, उसके डिटेल्स जनता के, हम सब लोगों के बीच में, मीडिया में आने चाहिए। नीचे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नरेंद्र मोदी का एकदम गरीब विरोधी, भारत विरोधी एकदम दृष्टिकोण, जिसमें गरीब जनता के लिए तकलीफें ही तकलीफें उन्होंने अपनी नीतियों के जरिए पैदा की हैं, वो सामने आ चुका है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि नरेंद्र मोदी का हर स्तर पर विरोध करें, लोगों को एकजुट होने की सलाह दें, लोग परस्पर नीति के प्रश्नों पर विवाद, संवाद करें, और इस संवाद में हम किसी को अनटचेबल मान के न चलें। आरएसएस के लोगों से भी संवाद किया जाना चाहिए, उनको भी समझाया जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आरएसएस के लोग बर्बाद होंगे और हो रहे हैं नीचे।
बचेंगे नहीं वो। हिंदुस्तान में अगर गरीब मरेगा तो हिंदुस्तान का व्यापारी भी मरेगा। हिंदुस्तान में गरीब मरेगा तो हिंदुस्तान के कारपोरेट हाउस भी मरेंगे। आप ये मत सोचिए कि नहीं कारपोरेट हाउस पर कोई असर नहीं होगा, गलतफहमी है आपको। सिर्फ यही कहूंगा कि आप इकोनॉमिक्स का एबीसीडी नहीं जानते। नरेंद्र मोदी ने गरीबों के जीवन में एकदम जिसने विध्वंस की भूमिका अदा की है, और ये जो विध्वंसक की भूमिका है, इस विध्वंसक की भूमिका को लगातार लिख लिख के एक्सपोज करके दबाव पैदा किया जाना चाहिए, और वही चीज लोकतंत्र को सुरक्षित बनाएगी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।